कारण यही है कि आज हम एक मार्केट के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम इंडियंस, मैक्सिमम इंडियंस की मैं बात करता हूँ, क्योंकि उस सब्जेक्ट के बारे में या तो कोई ट्रेनर बात नहीं करना चाहता है, और उसके कारण ये भी हो सकता है कि कई लोग इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और जब तक इस चीज को आप नहीं समझोगे, तब तक आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, ये मेरी गारंटी है। मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और सिर्फ मेरे ही नहीं, बाकी और जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। कल भी मैं, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट से भी जुड़ा हुआ हूँ, और कल भी मैं एक सेमिनार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया दिल्ली के ऑफिस गया था। तो वहाँ भी मैं अपने नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सीनियर कंसल्टेंट वगैरह से मिला, तो उनसे भी बात हुई, काफ़ी सारे ट्रेडर्स से भी मिला। तो उनसे भी जब हम लोग मिलते हैं, मीटिंग मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे समझते हैं कि भाई इतने लोग जो हैं साइकोलॉजी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कशन करते हैं, और वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अपना साइकोलॉजी के ऊपर बातचीत करें, तो उससे पहले मैं आपको इसके वीकली एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी के पार्ट पे चलेंगे, और आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग जिस उम्मीद से आते हैं हर हफ्ते कि कोई ना कोई हम लोग एक स्ट्रेटेजी पार्ट सीखेंगे करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। और यूरो जीपीवाई की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको उसके अंदर एक दूंगा, बहुत सिंपल, मूविंग एवरेज पे बेस्ड है, स्कैल्पिंग है, बहुत जबरदस्त है। तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो एंड तक रुकेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं। स्क्रीन आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जाता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी। तो ये है आपका डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब मैंने आपको कई बार ना वीव्स के बारे में बताता हूँ, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं यहाँ पे वेबिनार्स के अंदर, तो मैं आज जनरली वीव्स के बारे में बात करता हूँ और सेंटिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे मान के चलो, ये एक हाई लगाया डॉलर इंडेक्स ने, ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया, इस प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा। गाइस प्लीज मेरे सिस्टम पे आप ना लिखें, मैंने आपको हर बार मना करता हूँ, एक मिनट, और हर बार मेरे को रोकना पड़ता है आप लोगों को। ठीक। हाँ। अब ये पैटर्न कैसा बना आपका? लो, हाई, लो, यानी लोअर हाई, लोअर लो। अब जनरली हम इस पैटर्न के अंदर आप लोगों को क्या बताते हैं, ये ऐसा पैटर्न बना, और हम बोलते हैं जब तक इस प्रीवियस स्विंग हाई, इसको मैं बोलता हूँ स्विंग हाई, जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलते, तब तक हम इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलते। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, एक लो लगा, एक हाई लगा, एक लो लगा, यहाँ पे समझना क्या हुआ। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस हंटिंग। ये देखो मैं दिखाता हूँ, इस प्रीवियस हाई के ऊपर जिन लोगों ने भी स्टॉप लॉस लगा रखा था, ये कैंडल्स देखो, इन कैंडल्स ने उनका स्टॉप लॉस खाया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर उनको रिजेक्शन मिला, और प्राइजेस वापस नीचे। तो जब भी हम कॉल्स देते हैं, कुछ देते हैं, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेसिस पे, कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस को लगाया जाए। अब कई लोग इस चीज के खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं मान के चलो सर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका है 104.50 का, अगले कैंडल पे क्लोजिंग हुआ 104.80, तो ये 30 पिप मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूं? मैंने कहा मत पे करो, आपको 104.50 पे लगाना है, आप 104.50 पे लगाओ स्टॉप लॉस, लेकिन उसका नतीजा ये समझ लो कि आपका स्टॉप लॉस खाएगा। ठीक है ना, तो ये 70-80 पिप का आपका स्टॉप लॉस खाएगा, और प्राइजेस वापस आपकी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब या तो आप 70 से 80 पिप का नुकसान देख लो एक बार में, ये 30 पिप का एक्स्ट्रा रिस्क आप देख लो। तो ये चॉइस इज योर्स कि आपको 30 पिप का एक्स्ट्रा रिस्क देख के अपने पोजीशन को बचाना है, या फिर आपको 70-80 पिप का एक बार में स्टॉप लॉस को हिट करना है। इसलिए मैं क्लोजिंग बेसिस के लॉसेस को, स्टॉप लॉस को इंपॉर्टेंट मानता हूँ।
कभी मैं आपके स्टॉप लॉस की क्लास लूंगा। अब कई लोग ये भी नहीं जानते कि स्टॉप लॉस लगाना एक टेक्निक होती है। स्टॉप लॉस लगाना एक टेक्निक होती है, ठीक है। अब ये टेक्निक्स को सीखना पड़ता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाना टेक्निक है, इसके मैं साइकोलॉजी के अंदर बात करूंगा। और जब यूरो जीपीवाई का मैं आज आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो वहां पे मैं इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा इसका मैं आपको। तो अभी डॉलर इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखें तो ये अभी डाउनफॉल में आया है। अब इसकी वॉलेटिलिटी का कारण क्या है, देखो जनवरी सॉरी फेब मंथ के अंदर बहुत जो पॉलिसी मेकर्स हैं बार बार आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कभी उन्होंने बोला कि भाई मार्च के अंदर हम लोग जो है 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट्स। कभी उन्होंने बोला कि हम 0.50% इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जब ऐसा हुआ तो ये कभी भगा, कभी नीचे गया, कभी भगा और फिर नीचे आया। अब नीचे आने का कारण क्या है कि कुछ टाइम से जो इकोनॉमिक डेटा है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ड्यूरेबल गुड्स डेटा की, जैसे मैं बात करता हूँ जीडीपी डेटा की, मैं बात करता हूँ रिटेल सेल्स डेटा की। सपोज ये डेटास कुछ अच्छे खास अच्छे डेटास नहीं आ रहे हैं आपके फंडामेंटल के, क्योंकि ये डेटास हैं जो कि पॉलिसी मेकर को प्रेशराइज करते हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में या इंटरेस्ट रेट को घटाने में, ठीक है। अभी इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि मार्च के अंदर आपका एफओएमसी का मीटिंग है, लेकिन उससे पहले आपकी मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर नॉन फार्म पेरोल डेटा है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है आपका। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को और हम इसको वॉच करेंगे, और अगर ये भी वीक आया तो वो जरूर हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा कि हम डॉलर को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। अब बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट का और डॉलर का क्या रिलेशन है। तो मैं कई बार यहाँ पे वेबिनार्स पे ले चुका हूँ फंडामेंटल्स के ऊपर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और आने वाले 1-2 हफ्ते बाद दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे कि इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर जाते हैं आपके तो डॉलर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट मान के चलो पिछले कई टाइम से 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ के आ रहे हैं, इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं। इस महीने गवर्नमेंट ने कहा कि हम 0.50% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, फिर भी डॉलर नीचे चला गया। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो डॉलर, इंटरेस्ट रेट तो अभी भी बढ़ा है, चाहे कम बढ़ा है लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ा है। तो इसके पीछे एक सेंटिमेंटल कहानी होती है दोस्तों, कि जो चीज बाजार मांगता है सरकार से कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज अगर नहीं मिलती है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से आपका डॉलर जो है नीचे की तरफ चला जाता है। एक सेंटिमेंटल है, तो उसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी वेबिनार्स में बताऊंगा। तो आपको इस एनेक्सा प्राइम के वेबिनार्स में आपको रेगुलर आना है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इंक्रीज करनी है, ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप हमारे वेबिनार्स में आए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन लोग प्रीमियम पैसे लेके आपको बताते हैं वो एलेक्सा की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। तो डॉलर इंडेक्स अभी आपका जब तक 104.80 कह लो या 105 डॉलर बोल लो, जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा तब तक ये वीक है, और ये नीचे 103.25 तक नीचे आ सकता है। तो डॉलर के वीक होने से अदर करेंसी पेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डॉलर के वीक होने से जो दूसरे करेंसी पेयर हैं जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, वो वीक हो जाएंगे कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं वीक होंगे, सॉरी स्ट्रांग होंगे। अगर ये डॉलर इंडेक्स गिरा तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे, यूरो भी स्ट्रांग होगा आपका, जीबीपी यूएसडी भी स्ट्रांग होगा और आपका गोल्ड भी स्ट्रांग होगा। आपका इनवर्स कोरिलेशन है। अगर डॉलर इंडेक्स मान के चलो आज भग जाता है ऊपर तो सारे के सारे आपको गिरते हुए नजर आएंगे, यूरो भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा, जीबीपी भी गिरता हुआ नजर आएगा, गोल्ड भी गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक 105 का लेवल नहीं टूटता डॉलर इंडेक्स के अंदर, आपको यूरो में तेजी खेलनी है, जीबीपी में तेजी खेलनी है, गोल्ड के अंदर तेजी खेलनी है। अगर ये 105 के ऊपर चला गया तो ये तीनों वीक हो जाएंगे। अब क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ यहाँ पर भी इसके अंदर, वैसे तो मैं थ्योरेटिकल में बताऊंगा मैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अभी डॉलर इंडेक्स चल रहा है 104.15, 105 तक जाने के लिए इसको क्या करना चाहिए? 85 पिप की मूवमेंट चाहिए उसको ऊपर। अगर ये 85 पिप मूवमेंट ऊपर करेगा तो ऑब्वियसली बात है 100 पिप कम से कम यूरो, 100 पिप जीबीपी और कुछ पिप आपके गोल्ड भी गिरेंगे। तो अब मान के चलो यूरो यूएसडी चल रहा है 0.635 और यहां से ही गिर जाता है 535। अब आप बोलोगे सर 535 पे तो शॉर्ट पोजीशन बनती नहीं है यूरो यूएसडी की, क्यों? क्योंकि नीचे 500 पे सपोर्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं।
लेकिन डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 105 के ऊपर बंद हो गया मेरे हिसाब से। अगर 105 के ऊपर ये बंद हो गया तो 106 तक और 106.50 तक इसको जाना चाहिए, यानी 150 पिप और ऊपर जाना चाहिए। तो 150 पिप अगर ये ऊपर जाएगा तो 150 पिप यूरो यूएसडी भी नीचे आएगा, तो यानी 535 से गिर के कम से कम ये 400 तक तो ये भी आएगा। लेकिन आप तो कह रहे हो कि 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मान के चलो जो हिंड्रेंसेज हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे आपको हर लेवल पे सपोर्ट लेवल नजर आने लगता है, ठीक है ना, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ से तो 35 पिप नीचे सपोर्ट ही, हम क्यों शॉर्ट करें। तो वो सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग मार्केट को देखना चाहिए, किस तरीके से आपको लेवल को आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड लेना चाहिए, और कैसे जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो कैसे आपको रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अभी तक के लिए तो बात इतनी तय है कि अगर $105 के ऊपर डॉलर इंडेक्स टिका तो 150 पिप की तेजी यहां से देगा, और 150 पिप दोनों चीजें, यूरो और जीबीपी भी गिरेगा और गोल्ड भी गिरेगा। अगर ये यहाँ से कंटिन्यूस मंडे को गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, जो कि चांसेस बहुत हाई हैं इसके गिरने के, 103.25 तक ये अगर आ गया तो 100 पिप की तेजी आपको मंडे को और देखने को मिलेगी, यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में और गोल्ड के अंदर। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। ये देखो मैंने पहले मार्किंग भी की थी, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये था कि इसने जो यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लो आप इसको, या फिर इसको आप राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल पैटर्न बोल लो आप इसको, ठीक है। तो कुछ भी आप मान लो, ये रिवर्सल पैटर्न था, मेरे को था कि इस लेवल तक गया है, यहाँ पे टच करके नीचे आएगा और वापस ऊपर जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है यूरो यूएसडी में, ये नीचे आ रहा है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसी चीज पे मैं फोकस नहीं करता, मैं सेंटिमेंट एनालिसिस भी देखता हूँ। सेंटिमेंट एनालिसिस में अभी आपके जो इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग पोजीशन है वो लगा हुआ है 0.675 पे, 1.0700 पे, यानी इस 25 पिप के बफर जोन के अंदर आपका एक सेलिंग लेवल लगा हुआ है। जब तक 700 के ऊपर यूरो यूएसडी सस्टेन नहीं करता तब तक ये फर्दर तेजी नहीं आएगी। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, मतलब आप लोगों में से ही हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 675 के ऊपर जाता है यूरो यूएसडी या 700 के ऊपर जाता है तब बाई करो, तो ये शायद बात आपको पसंद नहीं आए, ये एनालिसिस आपको पसंद नहीं है कि इतने ऊपर जाके मैं बाय करूंगा। लेकिन जनरली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो कंफर्मेशन के ऊपर ही बाय करते हैं। लेकिन चलो एक बार मैं आपकी दुख को समझ लेता हूँ, आपके दर्द को समझ लेता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल निकालें। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि अगर मैं इस लेवल पे बाय करूंगा यूरो यूएसडी, तो अगर मेरी कैपेसिटी 0.10 लौट की है दोस्तों, तो समझना यहाँ पर मैं मनी मैनेजमेंट रूल को भी इग्नोर नहीं कर सकता, मैं रिस्क मैनेजमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को ट्रेड भी लेना है और मेरे को अपना अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे 0.02 का पोजीशन बनाऊंगा, यानी 20% ही पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन मैं इसलिए कदम रख रहा हूँ मार्केट के अंदर पहले, ताकि मेरे को ये मूवमेंट अगर आती है ऊपर की तरफ तो ये मूवमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, राइट है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ 1.0634 के आसपास जो मेरा यूरो यूएसडी चल रहा है, तो मेरे को ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ, मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1.0500 का क्लोजिंग बेसिस पे। आप चाहे 550 पे एवरेज करो, 530 पे एवरेज करो, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो ही मैं एग्जिट करूंगा। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण है डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस लेने को तो मैं ये वाला भी ले सकता हूँ 530 का, लेकिन 30 पिप की तो बात और है, क्योंकि इसके 30 पिप नीचे आपका 500 का स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, क्योंकि देखो पहले भी यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है बाजार, इसी जोन से इसने मूवमेंट दी है, तो अगर ऐसा हुआ, यहाँ से टर्न अराउंड हुआ, तो हमें बड़ा दुख होगा कि हमने एक अच्छी खासी पोजीशन में लॉस बुक कर लिया। तो इसलिए हम 500 के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अगर 500 के नीचे बंद हो गया तो ये नीचे अच्छा खासा आपका 400 200 तक भी ये नीचे आ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर आपका 762 और 950 तक ये वापस ऊपर भाग सकता है यूरो यूएसडी। एक लॉन्ग टर्म व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस बात का अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अभी यहाँ पे 635 पे बाय करना है, 34 पे बाय करना है, या 700 के ऊपर बंद होने के ऊपर बाय करना है। क्योंकि अगर ये 700 के ऊपर बंद हुआ दोस्तों, तो मैं 700 के ऊपर बाय करके सिर्फ 100 पिप का स्टॉप लॉस लगाऊंगा 600 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट में 200 पिप का कम से कम लूंगा, 150 से 200 पिप, 850 से 900 का टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। ये हो गया मेरा यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अब मैं चलता हूँ जीबीपी यूएसडी के ऊपर।
अब जीबीपी यूएसडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। देखो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक बेरिश पैटर्न होता है और ये बोलता है कि जब भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो उसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, यानी ये नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मेरे को डेली चार्ट पे क्या चाहिए, इसकी क्लोजिंग चाहिए नीचे की तरफ। कहाँ नीचे की तरफ, 1900 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है तो मेरे को अगला टारगेट 1.1400 का देखने को मिलेगा जीबीपी यूएसडी के अंदर। मैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कर रहा हूँ अभी डेली चार्ट के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म लेवल्स भी आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जिस डायरेक्शन में ये जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलता है कि मैं बेरिश पैटर्न हूँ और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने पे मुझे शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन कई बार ये इसकी विपरीत क्या करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मार देता है प्राइजेस, विपरीत दिशा के अंदर ब्रेकआउट मार देता है, तो भी ये काम करेगा। अगर मान के चलो डेली चार्ट पे, अच्छा फर्क क्या है कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट मारेगा तो मैं सिर्फ एक दिन वेट करूंगा बेरिश कैंडल का और उसके लो के नीचे मैं, यहाँ पे लो के नीचे मैं सेल कर दूंगा। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा के अंदर ब्रेकआउट मारता है तो कम से कम मैं 2 ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेकआउट मार रहा है, तो मेरे को कम से कम 2 ग्रीन कैंडल चाहिए जो ब्रेकआउट मेरा कंफर्म करेंगे, और जैसे इन दोनों ग्रीन कैंडल के ऊपर ये ट्रेड होगा मैं बाय कर लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 1900 पे रहेगा, चाहे मैं 2200 पे बाय करूं फिर भी मेरा स्टॉप लॉस 1900 पे रहेगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है। पहला टारगेट आपका 400 पिप का रहेगा 2600 का, और दूसरा रहेगा आपका 600 पिप का 2800 पे। तो टारगेट अगर मैं आपको 300 पिप का दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेड के अंदर, बड़े ट्रेड के अंदर, तो मैं आपको टारगेट भी पहला 400 का दे रहा हूँ और दूसरा 600 पिप का टारगेट दे रहा हूँ। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कहानी इस चीज की। अब इसके शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म एनालिसिस में अगर आप देखोगे, ये 2050 का एक ऐसा लेवल है जहां से कई बार इसने टर्न अराउंड लिया है। तो 2050 और उसके बाद थोड़ा सा ये 2100 का लेवल है। ये एक जोन है 2050 से 2100 के बीच में, जो इसको बार बार सेलिंग प्रेशर दे रहा है। पहली बात, फंडामेंटल्स अभी जो यूके इकोनॉमी के हैं वो वीक हैं थोड़े से, ठीक है ना, वहाँ लेबर शॉर्टेज भी चल रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी बहुत ज्यादा बाहर पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा अभी कई भी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटली इस करेंसी पेयर को वीक बनाते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 2100 इसके लिए लास्ट जो बेरिश का घर है, यानी सेलिंग का जो घर है वो 2100 है। अगर 2100 के ऊपर क्लोज दे देता है तो यहाँ से मेरे को एक अच्छी खासी तेजी 2200 तक, 2250 तक देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को 2000-2100 तक का वेट नहीं करना है, तो ये आपकी इच्छा है। आप मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसको नीचे 2000 के आसपास आने दो, तो 1900 का फाइनल स्टॉप लॉस ले लेना। ये 100 पिप का आपका बचा हुआ फाइनल स्टॉप लॉस है, ये अगर हिट हो गया तो निकल जाना, नहीं तो 2000 से आपको 2200 तक का भी टारगेट मिलेगा, 2300 तक का भी टारगेट मिलेगा आपको। तो ये रणनीति रहेगी आपकी जीबीपी यूएसडी के अंदर। शॉर्ट पोजीशन में इसलिए भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मंडे को मेरे को देखना पड़ेगा डॉलर की पोजीशन। अगर डॉलर डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट लेवल से अगर ऊपर गया तो जीबीपी यहाँ से वापस 50 पिप 70 पिप गिरेगा, 80 पिप भी गिर सकता है, लेकिन गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए गिरने दो उसको। मैं इसको बाइंग ही करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन मान के चलो अगर यूके के फंडामेंटल्स ने सपोर्ट नहीं किया, डॉलर भी भाग गया, तो ऑब्वियसली बात है 1900 के नीचे अगर ये बंद होता है, जैसे मैंने अभी आपको डेली चार्ट पे बताया, तो मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा जीबीपी यूएसडी के अंदर, और 300-400 पिप मैं नीचे की तरफ देखूंगा जीबीपी यूएसडी। तो ये सारे लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स पे एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्या है, कहाँ दिक्कतें आती हैं, वो मैं साइकोलॉजी के पार्ट में अभी आपसे बात करूँ। फिर मैं आ जाता हूँ गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड, काफी टाइम से लोग बड़ा बेचैनी के साथ वेट कर रहे थे कि यार गोल्ड मूवमेंट नहीं दे रहा है, गोल्ड ये नहीं कर रहा है, गोल्ड में कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आप गोल्ड पे देखोगे, सिंपल सा बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर देखो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई। मतलब अगर मैं देखा जाए तो बहुत सिंपल स्टेयरकेस बना के चल रहा है, सीढ़ियां बना के ऊपर चल रहा है। इससे बढ़िया तो स्ट्रक्चर आपको, और देखो स्ट्रक्चर कभी भी देखना हो ना आपको तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखो, 2 घंटे में, 4 घंटे में, और डेली चार्ट में, 12 घंटे में, इनमें देखो। इनमें आपको नॉइस कम मिलेगी चार्ट्स के अंदर। अब देखो गोल्ड कितना क्लियर नजर आ रहा है, कोई कह सकता है इसमें डाउन ट्रेंड है?
कोई भी कह सकता है इसमें डाउन ट्रेंड है? कितना क्लियर। और यही चार्ट अगर मैं 5 मिनट का लगा दूं तो कितनी नॉइज है चार्ट के अंदर, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे मार दिया। ठीक है ना, ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन मैं दिखाऊं 5 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा नॉइज है चार्ट के अंदर, बहुत ज्यादा नॉइज है। ये देखो, ये ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, मतलब बहुत ज्यादा नॉइज है। लेकिन इसमें आपको ट्रेंड कोई नहीं बता सकता ट्रेंड कौन सा है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपको 2 घंटे के चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, कितना क्लियर ट्रेंड है, कितना क्लियर ट्रेंड है आपका। ठीक है ना। तो अब गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1855 का, वहीं पर बंद हुआ है, हाई लेवल पे बंद हुआ है, इसका मतलब तेजी तो पकड़ेगा पकड़ेगा भी है। अब ये कहां तक जा सकता है इसको समझते हैं। ये बहुत बढ़िया है, इसने ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है। तो मान के चलो कम से कम 1880 और 1900 तक ये कम से कम जा सकता है, 1880 और 1900 तक। और आपको याद होगा, मैं अपने हर वेबिनार्स के अंदर आपको बोलता आया हूँ कि मैं गोल्ड पे बुलिश हूँ, बुलिश हूँ, बुलिश हूँ। ये अगर 1800 आ जाएगा तब भी मैं बाय करूंगा, 1780 आ जाएगा तब भी मैं बाय करूंगा। क्योंकि मैंने आपको बोला है हो सकता है इस साल ये आपको ये वाला हाई या 2075 वाला जो हाई है वो तोड़ता हुआ नजर आ जाए। तो आने वाले 1 से 1.5 साल में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड तीनों में बुलिश हूँ। ये सिर्फ जो नीचे इतने मारता है, ये सिर्फ जो तेजी खेलने वाले हैं उनको मंदी में बैठाने के लिए मारता है, ताकि उनको ट्रैप कर दे और बाद में ऊपर इतना खींचेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो अभी जिस हिसाब से तेजी में बंद हुआ है, तो आप समझ लेना यहाँ से ये 1880 1900 तक जा सकता है। बहुत ज्यादा सेलिंग मत करना, सेलिंग करो तो फिर स्टॉप लॉस करना। नीचे कौन सा सपोर्ट लेवल है इसका, बहुत क्लियर नजर आ रहा है चार्ट के अंदर, 1828। अगर इस लेवल को अगर आप देखोगे इंट्राडे चार्ट के अंदर, जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं कितनी बार इस लेवल से टर्न अराउंड हुआ है, 1830 के आसपास से। कितनी बार 1830 के आसपास से, बहुत बार। अगर मैं कल का ही चार्ट देख लूं उठा के, परसों का, सॉरी नॉट कल का, परसों का, ये देखो 1830 के आसपास से, एक दो तीन, कल पूरे दिन इसी लेवल पे, यहाँ पे इसी लेवल पे 32 31 32 31 32 स्कैल्पिंग होती रही पूरे दिन। क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं करते स्कैल्पिंग। तो लेकिन मेरे को पता है स्कैल्पिंग के अंदर 1830 तोड़ नहीं पा रहा था, रुका हुआ था 1830.10 का एकदम लो मारा, और वहां से ये परसों भग गया था। मतलब थर्सडे वाले दिन 1838 1840 हो गया था, और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन तो उसने अच्छा काम किया। दूसरी बात, चार्ट में कभी भी आपको पहले 2 कैंडल अगर बुलिश मिल जाए, प्राइजेक्शन बता रहा हूँ, पहले मान के चलो पिछले दिन बाजार कंसोलिडेशन में था, और अगले दिन पहले 2 दिन अगर आपको हायर हाई 2 कैंडल पैटर्न मिल जा रहा है, एक हाई के ऊपर एक हाई, तो उस दिन का लो लगा के आप पूरे दिन ट्रेड में बैठे रहो। 90% चांसेस है कि आपके पॉजिटिव ही रहने वाला है बाजार, बाजार पॉजिटिव ही रहने वाला है आपका। ठीक है ना। तो ये कभी आप एडवांस क्लासेस करोगे तो ऐसे और ट्रांजेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो गोल्ड अभी 1880 तक और 1900 तक जा सकता है आपका, डेफिनेटली नीचे 1840 भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1840 भी आ सकता है। लेकिन ये अभी मेरे को लग नहीं रहा कि ये जो पुराने लेवल है 1830 के, इसको ब्रेकआउट करने आएगा। ये डेफिनेटली नीचे आ सकता है, लेकिन ये वापस ऊपर जाने ही जाना है इसको। तो जितने भी लोग शॉर्ट बैठे हुए हैं उनसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अपनी पोजीशन को या तो आप हैज कर लो, या जो स्टॉप लॉस काटना है स्टॉप लॉस काट लो, नीचे आता है डबल बाइंग कर लो, जो करना है करो, लेकिन सेलिंग में नहीं बैठना है अभी हमें। सेलिंग अभी इसके लिए रिस्की है। ठीक है। अब क्या होता है, लोग सेलिंग को भी समझ लो क्या होता है। मैंने बोला सेलिंग रिस्की है, या कल ही 1845 आ गया, अब लोग हंसी उड़ाना चालू कर देंगे, अरे यार सर तो कल बकवास कर रहे थे, 1855 पे बोल रहे थे बाई कर लो, 1845 आ गया, देख 10 पॉइंट 100 पे मिल गए। और उसके बाद ये जब 1880 फाड़ेगा तो समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ 2 पॉइंट वाली है। ठीक है ना, आपको 2 पॉइंट मिल जाए, 4 पॉइंट मिल जाए, तो वहां तो आप तुरंत काट लेते हो। कल भी मैं एक वेबिनार ले रहा था, वहां बंदा कहता सर 5 स्टैंडर्ड लॉट मेरे शॉर्ट पड़े हुए हैं गोल्ड के अंदर 1838 पे, 5 लॉट शॉर्ट पड़े हुए हैं 1845 पे। अब बताओ क्या करूं। अब मैं उसको बोलूं भाई तू एग्जिट कर जा, और यहाँ से 1845 आ गया, 1838 आ गया, कह गया यार सर ने मरवा दिया। अब मैं बोलता हूँ एग्जिट मत कर, यहाँ से 1865 हो गया, 1880 हो गया, तो मरा। बताओ क्या करा जाए इस सिचुएशन के अंदर। तो कहने का मतलब है कि स्टॉप लॉस शुड बी देयर। ठीक है।
स्टॉप लॉस तो उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी साइकोलॉजी के अंदर। तो ये आपकी गोल्ड की एनालिसिस होगी। गोल्ड अगर आपका तेज है तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन के ये देखो एक्यूमुलेशन पैटर्न में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका एयूडी यूएसडी यहाँ पे भी आप देखोगे तो डबल डबल आपके डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं। तो शानदार ब्रेकआउट आपका एयूडी यूएसडी मार सकता है और 6858 तक आपका जा सकता है कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ। तो अगर ये डिप मारता है तो एयूडी यूएसडी को अगर आपको ट्रेड करना हो तो गोल्ड के साथ ट्रेड करो। अगर गोल्ड में जब तक आप तेजी देख रहे हो तो एयूडी यूएसडी में जो भी डिप आता है उसको बाय करके चलो। एयूडी यूएसडी में स्टॉप लॉस लगेगा तो गोल्ड के अकॉर्डिंग लगेगा, एयूडी यूएसडी करेंसी पेयर के अकॉर्डिंग मत लगाओ स्टॉप लॉस आप। बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको एयूडी यूएसडी में ट्रेड करना है तो गोल्ड के लेवल देख लो, जब आपको लगे कि गोल्ड में अब मंदी आ गई है तब एयूडी यूएसडी के अंदर स्टॉप लॉस काट लेना, नहीं तो एयूडी यूएसडी में बने रहना, ये अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा आप। ठीक है, अब ये हो गया आपका एनालिसिस। ठीक है ना, मेजर करेंसी यही है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, एयूडी यूएसडी। उन्हीं को तो एनजेडी भी है आपका, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इतने रखते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं दोस्तों। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। तो अभी मैंने एग्जांपल लिया आपका गोल्ड का। देखो साइकोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी कम है, इतने आवर्स भी आपके कम पड़ जाते हैं, लेकिन अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छूंगा। तो जो आपकी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंडसेट। माइंडसेट किससे बनता है? हमारे इमोशन से। अब माइंडसेट का मतलब समझो कि आपको कोई फ्रेंड सर्किल है, आपको बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है कोई, ठीक है ना, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत कुछ करते हो, तो उसके लिए आपके इमोशंस बड़े स्ट्रांग हैं और आप उससे बड़े खुश रहते हो। लेकिन आपके संभावना, आपके उम्मीदों के विपरीत, मान के चलो उसने कुछ ऐसा, आपने कुछ काम करने के लिए बोला, उसने मना कर दिया क्लियर, यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो आपको एकदम ईगो पे हर्ट करेगा, दिल पे हर्ट करेगा आपके, और आपके इमोशंस उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव इन द सेंस, चाहे 10 मिनट के लिए हो, चाहे 15 मिनट के लिए हो, बाद में आपसे शांत हो जाओ, क्योंकि उस वक्त जो गुस्सा आता है, उस वक्त जो दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, तो वो एकदम से आदमी को गुस्सा आ जाता है। अभी तो दोस्ती की बात है, घर में अपने अगर वाइफ ही मना कर दे काम को, या हस्बैंड ही मना कर दे, तो वाइफ को और हस्बैंड को दोनों गुस्सा आ जाता है। या पेरेंट्स को अगर आप मना कर दो, या पेरेंट्स को मना कर दें, तो गुस्सा आ जाता है। तो ये माइंडसेट है, तो हमारा एक बार 15-20 मिनट के लिए हमारा माइंडसेट उनके प्रति नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, ये इमोशंस कहाँ से आते हैं? इमोशंस का मतलब है, अगर मैं टेक्नोलॉजी टर्म्स में बात करूं, मार्केट के रिलेशन में अगर मैं बात करूं, तो ये है ग्रीड एंड फियर। अब ऐसे तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, एंजाइटी होती है, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी के फैक्टर हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा माइंडसेट, इमोशन, ग्रीड और फियर के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये घंटे 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स में खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको चीज बताने में अगर सफल हुआ तो शायद आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो पाएगी। अब ग्रीड और फियर कहाँ से आता है दोस्तों? ग्रीड और फियर ना तो मैं मतलब जो है देता हूं आपको, ना आप अपने अंदर से बिल्डअप कर सकते हो, ना आप किसी को दे सकते हो। ग्रीड और फियर हमें मिला है बाय बर्थ, बाय गॉड। भगवान से हमें डर और लालच दोनों हमारे नेचर के अंदर है, इंसानी फितरत होती है, ठीक है ना, इंसानी फितरत होती है। अब जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर कई बार आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो। क्या मिस्टेक करते हो? सबसे सिंपल मिस्टेक बता रहा हूं मैं आपको, जो कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन है। आपने ट्रेड लिया, यूरो यूएसडी मान के चलो आज 300 पे बग गया फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कहोगे? इसका मैं सीधा सा एग्जाम्पल लेता हूं, हम चलते हैं 6 जनवरी। ये वाला 6 जनवरी को जब मार्केट ओपन हुए, तो यहाँ पे क्या किया पहले इसने सर, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। पहले ये गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, लोगों की शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है। फिर ने सपोर्ट लेवल पे तोड़ा और लोगों को डराया कि देखो तुम्हारा सपोर्ट टूट चुका है, अब तो मैं नीचे गया। लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, अगला कैंडल बुलिश बनाया, ठीक है। कई लोगों के साथ हुआ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। उन्होंने देखा बड़ा कैंडल बन गया, बहुत बढ़िया बन गया, बुलिश एंगल्फिंग बन गया, एग्जिट, एग्जिट लेके तुरंत बाय में बैठ गए।
बाय में लेके ऊपर गया, लेकिन अभी ये वाला लॉस कवर नहीं हुआ था, कुछ प्रॉफिट में आए थे, लॉस कवर नहीं हुआ, फिर धम 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 नीचे मारने लगा, फिर आने लगे डर, एग्जिट, शॉर्ट में बैठ गए वापस। सिर्फ कैंडल देख के लोग काम कर रहे हैं, उनके मैं बता रहा हूं आपको, शॉर्ट में बैठ गए। और ऐसा होता है लाइव मार्केट के अंदर, क्योंकि जब आपका रियल पैसा इन्वॉल्व होता है ना दोस्त, तब आपके जब देखते हो M2M देखते हो, यानी जो लॉस प्रॉफिट का सेक्शन देखते हो, आप कितना लॉस जा रहा है, इतने डॉलर का लॉस जा रहा है, तो वो चीज आपके दिमाग में हावी हो जाती है और एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है माइंड के अंदर जो आपको गलत डिसीजन लेने से मजबूर करता है। और फिर ऊपर भगा आपने, कोई बात नहीं, ऊपर भग गया, ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है, यह मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं यहाँ पे और माल बेचूंगा, आपने यहाँ पे और माल बेचा, ये और भग गया। उस दिन आप वेट करते रहे, इक्विटी नीचे जाती रही, लेकिन अभी आपको यह है कि इक्विटी मेरे पास $300 पड़ी है, $500 पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को ट्यूसडे को नीचे आ जाएगा, मंडे नीचे आ जाएगा, ये फ्राइडे बंद हो गया, फ्राइडे का दिन था ही, मंडे को बाजार ओपन होता है, ओपन होती थोड़ा सा बेरिश कैंडल बनाता है, आपको लगा कि अब तो शायद ये नीचे आएगा, आप 3:30 बजे उठ गए उस दिन रात को और आपने एक लॉट और शॉर्ट मार दिया यहाँ पर, फिर ये भग गया, भग गया, भग गया, भग गया, भग गया ऊपर। ठीक है, अब आपने कहा कि यार यहाँ तो इतना, यहाँ से यहाँ तक ये 300 पे बक चुका है, कितने लॉट मार दिए मैंने, 0.01 यहाँ मारा, 0.02 यहाँ मारा, 0.03 यहाँ मारा, एक काम करता हूँ 0.10 मार देता हूँ यहाँ पर, मारा, ये प्रॉफिट में नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, आप खुश हो गए कि मेरा लॉस कम हो रहा है, अब मेरा $20 का $30 का नुकसान रह गया, वो भी कवर हो जाएगा, मान के चलो, यहाँ तक गया, यहाँ तक ऊपर, और यहाँ पे आपका अकाउंट बूम। तो क्या हुआ, सिर्फ 20 पिप कमाने के चक्कर में आपने $500 या $1000 का नुकसान कर दिया, और यहाँ पे रुका नहीं बाजार, आप समझो बात को, फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी ऐसे कलाकार लोग होंगे जिनकी इक्विटी ज्यादा होगी, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट मारा, शॉर्ट मार के नीचे आया, लेकिन उनका ब्रेक इवन पॉइंट यहीं कहीं आ रहा था, यहाँ तक बाजार नहीं आया नीचे, अगले दिन बाजार साइडवेज ट्रेड होता रहा। अब थोड़ी सी हिम्मत आपको बनी रही कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेड हो रहा है, शायद इसमें सेलिंग प्रेशर बन रहा है, अगले दिन शायद ही नीचे आ जाएगा, फिर क्या हुआ, बूम, प्राइजेस और ऊपर, मारो, कहां तक शॉर्ट मारोगे, लगाओ हिम्मत, कहां तक शॉर्ट करोगे आप, आ जाओ, कहां तक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, देखो फिर ऊपर, ठीक है ना, फिर नीचे आने की कोशिश करी, थोड़े से आपके अंदर हिम्मत जुड़ी, फिर ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि 300 पिप अगर चला गया तो यहाँ से कम 20 पिप तो देगा, 30 पिप तो देगा, 15 पिप तो देगा, शॉर्ट मार देते हैं, और जनरली आपको साइडवेज मार्केट के अंदर ऐसे पिप्स मिल भी जाते हैं, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि यस। और फिर आप क्या करते हो, आप अगर मान के चलो आपके अगेंस्ट भी चला गया तो 100 पिप और ऊपर जाता है, और ऊपर बेचते हो तो 2-3 दिन बाद वो नीचे भी आ जाता है, क्योंकि कई बार मार्केट साइडवेज जोन में होती है, बहुत बड़ा मूवमेंट आना नहीं होता है, तो आपको प्रॉफिट दे जाता है, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार सर तो बेवकूफ बना रहे थे, स्टॉप लॉस, जब से मैंने स्टॉप लॉस लगाना बंद किया तब से मेरी इक्विटी भी अच्छी जंप हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी निकल रही है मेरी, काम भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे ही करते हैं, इवन कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो मतलब अपने ग्रीड और फियर से ओवरकम नहीं हो पाते, अपने सही चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, कोर्स करने के बावजूद भी वो एवरेजिंग वाला काम करते रहते हैं और कहते हैं कि सर अरे सर आपने तो मरवा दिया था स्टॉप लॉस लगा के, और हम तो 6 महीने हो गए आज हमें, 6 महीने में हम 20% 25% का रिटर्न निकाल रहे हैं हर महीने, बताओ और क्या चाहिए आपको, 25% का रिटर्न 20% रिटर्न निकाल रहे हैं हर महीने, लेकिन वो 6 महीने बाद नजर नहीं आए आज तक, उनका अकाउंट उड़ता चला गया, और एक छोड़ो 20-20 हजार, 25-25 हजार डॉलर अकाउंट उठते चले गए, चालू किया था $1000 से काम, इक्विटी डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, अकाउंट जीरो होता गया होता गया होता गया, क्यों, क्योंकि लॉस ना आपको पसंद है, ना लॉस मुझे पसंद है, ना लॉस किसी तीसरे बंदे को पसंद है। कई लोग तो कहते हैं सर क्या लॉस देने के लिए आए क्या इस मार्केट के अंदर हम, मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, लॉस तो कोई भी नहीं चाहता है, लॉस तो कोई भी नहीं चाहता है। अब मान के चलो आपने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, आपने एक गारमेंट की शॉप खोली, मिडिल मिडिल सिटी के अंदर बात करता हूँ मैं, दिल्ली की बात नहीं करता मैं, किसी हरियाणा की किसी सिटी की बात नहीं करता, एक मिडिल मैं बात करता हूँ, मिडिल एरिया में आपने एक गारमेंट की शॉप खोली, ज्यादा नहीं, आपने ₹35,000 रेंट किराया दिया उसका, ₹35,000 रेंट आपने किराया दिया उसका, आपने ₹20 लाख का माल भी भरा होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है खाली दुकान खोली है वो कुछ माल नहीं भरा, मैं कह रहा हूँ 20 लाख का नहीं भरा, 5 लाख का माल भरा होगा, 7 लाख का माल भरा होगा, ₹3 लाख का माल भरा होगा, इतना तो भरा होगा, ठीक है ना। अब आपने एक लड़का भी रखा होगा ₹10,000 में, ₹7,000 में, ₹8,000 में, कपड़ा दिखाने के लिए, ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही लग गए दिखाने के लिए। अब ₹3,000 का आपको, ₹5,000 का आपको चाय पानी का, और आपको बिजली का एक्सपेंसेस आगे टोटल,
चाहे पानी के और बिजली के एक्सपेंसेस आ गए, टोटल खर्चा कितना हो गया? 35 10 45, 50,000 रुपए का आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब मेरे को बताओ, दुनिया में कोई उसको गारंटी दे सकता है कि तेरी दुकान पे लोग आएंगे, मेरी दुकान पे लोग फुटफॉल बढ़ेगा? क्योंकि 50,000 रुपए कमाने के लिए कम से कम मेरे को 2 लाख रुपए की सेल करनी है। 2 लाख रुपए के सेल के अंदर मेरा 50% मार्जिन कम से कम होना चाहिए। मैं ऐसा भी एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास 50% का मार्जिन का माल है, मेरे पास काम है। 2 लाख रुपए की सेल करी मैंने, 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख में से 50,000 तो मेरा खर्चा ही खर्चा है। तो और आप कहोगे सर 50% मार्जिन तो होता ही नहीं किसी बिजनेस के अंदर महीने में, ज्यादा से ज्यादा 10% या 20%। तो अगर ये बात आप खुद कह रहे हो कि 20% से ज्यादा मार्जिन नहीं होता किसी के अंदर, तो आप ये बताओ कि आपकी सेल फिर कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए की, अगर 20% का भी लेता हूं। तो ये क्या गारंटी कि आपके हर महीने 5 लाख रुपए की सेल होगी? लेकिन आपका ये खर्चा तो फिक्स है ना दोस्त, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्या आप मना कर दोगे रेंट वाले को, मैं रेंट नहीं पे करूंगा, मेरी सेल नहीं हुई? क्या आप सैलरी वाले बेचारा जो गरीब आदमी है तबके का, इसको 7-8 हजार रुपए में आपने 10,000 में सैलरी में रखा है, इसको मना कर दोगे कि मेरी सेल नहीं हुई है तो बस मैंने सैलरी नहीं दूंगा? क्या उसको चाय के लिए मना कर दोगे? क्या बिजली विभाग वालों को आप बिजली का बिल देने के लिए मना कर दोगे? क्योंकि जहां आपकी दादागिरी चलती है वहां तो मना कर दोगे। चलो आपने कहा मैं सैलरी नहीं दे रहा भाई, नहीं दे रहा, बिजली विभाग वाले को दादागिरी करके दिखाओ ना आप, तुरंत काट जाएगा आपकी बिजली, तुरंत काट जाएगा आपकी बिजली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 50,000 रुपये तो आपके एक्सपेंसेस फिक्स है महीने के। तो जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आपने कभी ये सोचा है कि मेरे लॉसेस फिक्स हैं या नहीं है? मैं अपने लॉस को फिक्स करूं ही नहीं करूं? कभी आपने इस मार्केट में एंटर होने से पहले सोचा है कि मेरा लॉस क्या है? यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर प्रॉफिट्स, ये वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर प्रॉफिट्स। मैंने क्या सोचा? हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचा। फॉरेक्स मार्केट में आया हूं, सीधे मैंने एक ही बात करी, सर कितना टका कमा के दोगे? 10 टका कमा के दोगे, 20 टका कमा के दोगे, 30 टका कमा के दोगे, कितना दोगे? आपने कभी किसी फंड मैनेजर से पूछा कि लॉस कितना करके दोगे, कितना लॉस लोगे आप पर ट्रेड? ये बात पूछी कभी आपने किसी ट्रेडर से, फंड मैनेजर से? या आपने खुद से पूछी कि मैं ट्रेड करने जा रहा हूं तो आप उम्मीद तो प्रॉफिट में आए हो, लेकिन कभी पूछी? तो इसको बोलते हैं आपका एनालिसिस बोलते हैं। मैं आपको देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले जाना चाह रहा हूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक एनालिसिस जरूरी होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आपका ये माइंडसेट डेवलप नहीं होगा कि यस इस बाजार में लॉस भी हो सकता है, तब तक आप इस बाजार में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अच्छा एक चीज देखिए, आपने कभी नोटिस करना, बाजार में जो पहली बार नया बंदा आता है उसको हमेशा प्रॉफिट होता है। क्यों? कभी नोटिस कर लेना, बाजार में जो पहला बंदा आएगा उसको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा आपको। वो पहले अपना अकाउंट डबल कर लेगा या 10-20% का रिटर्न निकाल लेगा, बड़ा खुश हो जाएगा वो कि मैंने तो इतना कमाया। और 3 महीने में ही टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मार्केटिंग चालू कर देगा कि आई एम दी फंड मैनेजर, ये मेरे प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट पकड़ो, सर्वर का आईडी पासवर्ड पकड़ो और मेरे को अपना अकाउंट दे दो मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैं 3 महीने में फंड मैनेजर बन चुका हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? जब नया नया बंदा आता है, तो मैं पहले टेक्निकल रीजन दे देता हूँ, पहले मैं वैसे रीजन देता हूँ फिर टेक्निकल रीजन देता हूँ। क्या होता है कि जब एक इलॉजिकल बात है जो आपको शायद अभी समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे को 15 साल में समझ में आ गई। देखो बाजार एक मॉन्स्टर है, एक जाइंट है, ठीक है ना? जैसे एक शेर को पकड़ने के लिए हम लोग एक बकरी जंगल में बांध देते हैं चारे के साथ, और जब शेर आता है तो शिकारी शेर को ट्रैप करता है, ठीक है ना? वैसे ही आपको ट्रैप करने के लिए मॉन्स्टर क्या कहता है, भैया तू आजा बाजार में, तेरे को पैसा दूंगा। जब आपको पैसा मिलने लग जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, और जब उसको लगता है कि अब आप फंस चुके, अब आप मेरे जंगल में फंस चुके, फिर वो आपको पीट पीट के लहू लोहन कर देता है। और उसके बाद आपकी ऐसी स्थिति होती है कि ना तो आपको छोड़ने बनता है, ना ही उगलने बनता है, ना निगलने बनता है। ये तो हो गया ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी आपको शायद समझ में नहीं आया मेरी बात, लेकिन आगे समझना। टेक्निकल रीजन बता देता हूँ कि जब आप बाजार में आते हो, नए बंदे आते हैं, उनका जो बायस होता है, यानी उनका जो बायस होता है वो न्यूट्रल होता है। उनको लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, उनको ये नहीं पता लॉस प्रॉफिट क्या है। वो ट्रेड लेने लगते हैं, मतलब न्यूट्रल बायस के साथ आते हैं। उनको उनके अंदर कोई डर नहीं होता है, उनके अंदर कोई डर नहीं होता है। वो खुल के वो अकाउंट खोलते ट्रेड डालना चालू कर देते हैं, उल्टा सीधा ट्रेड मारते हैं और प्रॉफिट में आ जाता है। और ये आप चेक कर लेना, अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड मारोगे आपको नुकसान होगा, अब आप कहीं भी उठा के ट्रेड ले लोगे आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए जो फर्स्ट टाइम बंदा आता है उसको हमेशा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उसका बायस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मार्केट को समझने लगता है, उसके अंदर डर भी पैदा होने लगता है, उसके अंदर लालच भी आने लगता है, ठीक है? तो लालच तो मैंने बताया आपको कि 300 पिप आपने बग्गिया आपने बेचा और आपने 20 पिप का लालच रखा, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं था, आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं था। फिर वो जब आपके अगेंस्ट में गया तो आपको डर हावी हो गया। डर किस चीज का? या $50 का नुकसान चला गया, $500 का मेरा अकाउंट है, 10% तो मेरा अकाउंट का वैसे ही उड़ गया, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, लॉस बुक करने का क्या फायदा? तो वो जो डर है वो आपको लॉस बुक करने नहीं देता है। डर इस चीज का नहीं है कि लॉस बुक हो जाएगा,
अगर जहां आपने लॉस बुक किया वहां से बाजार और ज्यादा ऊपर भाग गया शॉर्ट करने के बाद, तो आपको खुशी होगी कि यस, आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। मैं $50 में एग्जिट कर गया, अगर नहीं एग्जिट करता तो $200 का नुकसान हो जाता है मेरा। लेकिन उसी के विपरीत मान के चलो, जहां आपने एग्जिट किया और वहीं से बाजार नीचे आ गया और आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लग गई, तो आप कहोगे शिट मैन, मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, मेरे को तो प्रॉफिट आ जाता। और जनरली ऐसा ही होता है, बाजार आपको ऐसे ट्रैप करता है। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो, आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, खाने के बाद वापस बाजार उसी रेट पे आ जाता है। होता है नहीं होता, अपने मन से पूछ लेना आप बात। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी भी एक थ्योरी समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं सीधे यूरो जीपीवाई स्ट्रेटेजी पे लेके आऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये साइकोलॉजी के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, कम से कम 2 घंटा तो मिनिमम चाहिए, तब आप साइकोलॉजी को समझ पाओगे। अब होता क्या है, मैं क्या बताना भूल गया, मैं एकदम से यार, सिट दिमाग से निकल गया मेरे। साइकोलॉजी के ऊपर क्या बता रहा था मैं, बात, चलो खैर, एकदम से स्लिप हो जाती है कई बार दिमाग से बातें, थ्रोट टूटता है तो। नुकसान नुकसान क्यों होता है, नया बंदा आता है, नया बंदा आता है तब। चलो खैर, भूल गया मैं बात, क्या बताने वाला था मैं आपको। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले की बात है, एक स्टूडेंट था, वो 2-3 डेमो क्लास के अंदर आया, सब कुछ आया। तो उस वक्त हम डेमो क्लास देते थे, वेबिनार्स में भी आता था। तो उसने मेरे से बोला कि सर, आपने स्टॉप लॉस आप बोलते रहते हो। तो मैंने क्या किया कि आपकी बात मान के मैंने स्टॉप लॉस लगाना चालू किया, और मेरा अकाउंट जीरो हो गया। मेरा अकाउंट जीरो हो गया। मैंने कहा जीरो कैसे हो गया भाई स्टॉप लॉस लगाने के बाद। मैंने कहा तुम स्टॉप लॉस कैसे लगाते थे। उसने बोला सर कहीं नहीं, जहां मेरे को लगता था सपोर्ट है मैं बाय कर लेता था, और वहां पे मैं 20 पिप का बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस लगाता गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, मतलब जहां मन किया वहां बाय कर लिया, जहां मन किया वहां सेल कर दिया, वहां से 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मेरे स्टॉप लॉस कटते गए। मैंने कहा सर बिल्कुल कटेंगे आपके स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना भी एक आर्ट है, एक टेक्निक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि स्टॉप लॉस मेरे को लगाना क्या है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस प्लेसिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ये एक कला है दोस्तों। तो इस कला को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी चाहे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इसके लिए भी मनी मैनेजमेंट रूल्स को समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट रूल को समझना पड़ेगा कि कितने पिप का स्टॉप लॉस लेना है, किस जगह पे लगाना है। अगर वो लॉस मेरे को कवर करना है तो अगले ट्रेड में मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी है, किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो सारी एक कला है, एक पूरी प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़े एग्जांपल है। मैं आपसे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप, एक प्रोसेस है, एक रिजल्ट है, आप रिजल्ट देख के ये बताओगे कि प्रोसेस इज गुड और बैड, या प्रोसेस देख के आप ये बता सकते हो कि रिजल्ट इज गुड और बैड। फिर सुनना, आप रिजल्ट देख के ये बता सकते हो कि प्रोसेस इज गुड और बैड। रिजल्ट अच्छा है तो प्रोसेस डेफिनेटली अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रोड क्रॉस कर रहा हूँ, बीच में डिवाइडर है, रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मैंने अपने आंखों में पट्टी बांधी, और 1 2 3 4 करके एकदम रोड क्रॉस करके भग गया और बच गया, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या था, बहुत अच्छा, रोड क्रॉस कर ली मैंने। फिर मैंने दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया, 5 बार ऐसा किया, 6 बार ऐसा किया, 10 बार ऐसा किया, 10 बार मेरा बच के निकल गया। आप कहोगे रिजल्ट इज वेरी गुड। लेकिन आपका मन जानता है कि प्रोसेस क्या ठीक था ही रोड क्रॉस करने का। क्या ये प्रोसेस ठीक है, क्या मैं कभी नहीं मरूंगा इस प्रोसेस से, क्या मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल, आप कहोगे सर आपका रिजल्ट अच्छा था लेकिन प्रोसेस वाज रॉन्ग। रिजल्ट अच्छा है, प्रोसेस रॉन्ग है। तो यही आपको टेक्निकल्स में, फंडामेंटल्स में समझना है कि किसी के रिजल्ट्स देखकर, किसी के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को देखकर, किसी के फंड मैनेजमेंट के आपके प्रॉफिट लॉस को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि उसका जो प्रोसेस है सही है नहीं। हो सकता है तुक्के में उसने 3 महीने से प्रॉफिट कमा रहा हो, 4 महीने से तुक्के में प्रॉफिट कमा रहा हो, आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट भेज रहा है, तुक्के से भेज रहा है, क्या करके भेज रहा है। लेकिन जब तक आप उसके प्रोसेस को नहीं समझ लोगे, जब प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस ठीक है, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा आपका। तो इसलिए कभी भी रिजल्ट देख के ये मत समझना कि उसका प्रोसेस अच्छा है, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। नहीं, आपको नहीं पता बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहा है। तो जब स्ट्रेटेजी देख लो, प्रोसेस को देख लो, तब रिजल्ट कहना कि हाँ, ये अगर ये प्रोसेस है तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई तुम स्टॉप लॉस तुम 20-20 पिप का लगाते जा रहे हो, दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस। इसकी एक तरीका है, कला है। जब उसको कला सिखाई गई, समझ में आई, तब उसको समझ में आया कि स्टॉप लॉस लगाना ही कैसे है।
तब उसको ये नहीं समझ में आया था कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। फिर उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद कहता है सर मैंने तो अपना स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दिया, मैं तो एवरेजिंग वाले काम पे आ गया, और एवरेजिंग वाले काम पे जब से मैं आया हूँ मैं बहुत सा प्रॉफिट बना रहा हूँ। मेरे को तो बड़ा फील हो रहा था कि मैंने कहा आपके साथ आपकी बात सुन ली मैंने। लेकिन उसके बाद जब उसको 3 महीने बाद अकाउंट उड़ा, तब उसको रियलाइज हुआ कि सर क्या बोलते थे, किस बारे में बोलते थे, और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा एक साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो कभी भी ग्रीड के अंदर, आप लालच के अंदर काम मत करो, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा अपना लॉस डिफाइन करो कि मेरे को 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है तो मेरे को पर डे कितना नुकसान लेना है। ये बात जरूर आप अपने माइंड के अंदर ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप डेली का 2,000 रुपए का लॉस लेते हो तो आपको 50 ट्रेड या 50 दिन आपको चाहिए आपका अकाउंट साफ होने में। लेकिन यहाँ पे ओवरनाइट अकाउंट साफ हो जाता है, क्योंकि आप काटते नहीं हो पोजीशन अपनी। अगर मैं आज अपनी पोजीशन 2,000 रुपए के रिस्क में काट लूं तो आज मैं सुकून में हूं, क्योंकि कल मेरे पास 98,000 रुपए बचे होंगे कि मैं अपने लॉस को कवर कर पाऊं। लेकिन आज के 2,000 के लॉस को बचाने के चक्कर में आप 20,000 रुपए घुसा देते हो सेम डे के अंदर। क्यों? क्योंकि वो 2,000 का लॉस आपको एक्सेप्ट नहीं है, आपकी ईगो हट होगी कि मेरे को 2,000 रुपए का लॉस कैसे लॉस जा रहा है, मैं 2,000 रुपए का लॉस नहीं लूंगा, मेरे को कवर करने में दिक्कत आएगी, मैं कैसे 4,000 रुपए कवर करूंगा, 2,000 रुपए लॉस 2,000 रुपए प्रॉफिट। तो अगर आपको ये डाउट है, ये फियर है, डर है कि कैसे कवर करोगे, तो इसका मतलब आपका ना तो स्ट्रेटेजी आती है आपको, ना ट्रेडिंग आती है, नहीं आपको चीजें मतलब कुछ कुछ नॉलेज नहीं है आपको इस बारे में। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप ये डिफाइन नहीं कर पाते कि मेरे को पर डे लॉस कितना लेना है, तो आप नेवर डू ट्रेडिंग, नेवर इंडल्ज इन ट्रेडिंग। गलत सिस्टम में मत फंसो सर। अभी $1,000 का अकाउंट है, $500 का अकाउंट है, एवरेज मार रहे हो, ये कर रहे हो, उल्टा सीधा मार रहे हो, इवेंट पे लगे पड़े हो, कमा रहे हो, कभी 100 दे दिए, कभी 100 आ गए। दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रेड। कभी भी आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात यार, ये समझो कि सीधे $1,000 के अकाउंट के लिए बैठे हो क्या आप इस मार्केट के अंदर? कभी आपका भी सपना होगा मैं 100 करोड़ का फंड मैनेज करूं, 200 करोड़ का फंड मैनेज करूं, तो क्या ऐसे मैनेज करोगे आप जैसे अभी ट्रेडिंग कर रहे हो? सच पूछ लेना, अगर 100 करोड़ का फंड होता आपका अपना, छोड़ दो क्लाइंट का तो आप मार के फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अपना फंड सोचो, 100 करोड़ का आपका फंड है। अब आप बताओ कि जिस तरीके से आज आप ट्रेडिंग कर रहे हो करंट स्थिति के अंदर, आपने 100 करोड़ रुपए क्या उसी स्ट्रेटेजी पे लगाने की कोशिश करोगे? क्या रेडी हो जाओगे? अगर आपका आंसर यस है तो बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। अगर आपका आंसर नो है तो दोस्त आपको सुधरने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। ये समझ लेना कि अगर मैं 100 करोड़ रुपए इसी स्ट्रेटेजी पे लगाऊं जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो आप बहुत बढ़िया हो, तो आप सही चल रहे हो। और आपको अगर कन्विंस हो अपनी चीज से, अगर आपको लगता है कि नहीं यार 100 करोड़ रुपए का थोड़ा ना रिस्क लूंगा मैं, $1,000 का तो रिस्क ले लेता हूँ मैं, $1,000 का तो रिस्क ले सकता हूँ। तो रिस्क लेने का मतलब है कि रिस्क तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। इस रिस्क के एवज में रिटर्न कितनी आएगी उसके लिए आए हो। ये तो ये जुआरी वाले खेल हो गया आर या पार, या तो 1,000 के 10,000 बनेंगे सर, या जीरो हो जाएंगे बस। ये $1,000 मैंने रख रखे हैं, इसके बाद या तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं इस मार्केट के अंदर राजा बन जाऊँ। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को, उनके कमेंट्रीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो एक जुए की तरह लेके आते हैं इस बाजार को, एक सट्टे की तरह समझते हैं इस बाजार को। और इसी तरीके से लोग बदनाम भी करते हैं इस बाजार को, बाजार में पैसा नहीं बनता है। क्योंकि जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो मेरे दोस्त, आप फॉरेक्स छोड़ो, स्टॉक मार्केट छोड़ो, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाओ, आप हमेशा नुकसान ही खा के वहां से निकलोगे। तो ये बात समझने वाली बात। तो ये साइकोलॉजी जैसे यहाँ पे खत्म नहीं होता है, तो मैं आपको अब स्ट्रेटेजी पार्ट के लिए, क्योंकि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो, है ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीज समझ में आएंगी। क्योंकि बहुत से लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ ये मतलब है स्ट्रेटेजी दे दो सर काम खत्म। और ये बात सही भी है। देखो सर, मार्केट में क्या है कि जब तक आप लोग लॉस नहीं करोगे हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो हमें तो लूजर्स लोग चाहिए। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो लॉस खाएं, तभी तो हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो मैं चाहता ही नहीं आप लोग समझो इस बात को, क्योंकि आप समझदार हो गए तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ आप लॉस करो। ठीक है ना? अब हम आते हैं यूरो जेपीवाई के ऊपर। तो इसको इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग, आपको वैसे नहीं मानना तो हम ऐसे मान लो। अब हम दो मूविंग एवरेज लगाएंगे और थोड़ा सा मूविंग एवरेज को हम सुंदर बना देंगे। और यूरो जेपीवाई की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। अब मैं जब बात करता हूं दोस्तों स्कैल्पिंग के बारे में, तो स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो कोई बोलता है 5 पिप से लेकर 20 पिप तक की चीजों को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उन लोगों को पता ही नहीं है, गूगल पे कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के अंदर ये अगर सब जगह छप जाएगा कि जापान जो है अमेरिका का पार्ट है, तो लोग उसी को सच मानेंगे। आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनको ये दिखा दिया जाए गूगल के ऊपर कि अमेरिका के अंदर जापान जो है अमेरिका का हिस्सा है, ऐसा कुछ बना दिया जाए, तो वो यही कहेंगे। वो कभी सच मान ही नहीं पाएंगे कि नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। वो कहेंगे गूगल बोल रहा है सर, सब लोग स्कॉलर्स बोल रहे हैं, पागल थोड़ी ना स्कॉलर्स बोल रहे हैं। तो हर चीज गूगल पे दोस्त सही नहीं होती है।
ठीक है ना। मैंने तो ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के सीख साख के उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गूगल यूट्यूब के ऊपर। ना उनका सर है ना पैर है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और लोग भी आप जैसे दबा दबा के कमेंट दे रहे हो, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया नॉलेज ये सब, जबकि आपको ये नहीं पता आपके दिमाग में कचरा डाला जा रहा है। ठीक है ना। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? अब स्कैल्पिंग दोस्तों कई तरीके से हो सकती है। एक होती है टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग, एक हो सकती है प्राइस बेस्ड स्कैल्पिंग। ये भी आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। तो स्कैल्पिंग की जगह मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, और एक प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस, और एक होता है आपका वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन स्कैल्पिंग क्या है? आधा पिप से लेकर 3 पिप तक जो सौदा काटते दैट इज स्कैल्पिंग, अदर देन दी कमीशन एंड स्प्रेड काट कूट के आधे पिप से लेकर 3 पिप के बीच में जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है, सौदा खा जाता है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। और स्कैल्पर पूरे दिन के अंदर 100 ट्रेड मिनिमम करता है, मतलब ऐसा नहीं मिनिमम गारंटी है, 10 ट्रेड भी करेगा वो भी स्कैल्पर है, 20 ट्रेड, लेकिन जो एकदम हाई प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना स्कैल्पर, वो एक एक दिन में 100-100 ट्रेड कर देते हैं, क्योंकि उनका दो तरीके के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। एक होता है टाइम बेस, जैसे मैंने बताया। टाइम बेस का मतलब क्या है? मान के चलो 1 मिनट के चार्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और उनका ये डिसीजन होता है कि अगर 2 मिनट के अंदर मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, तो चाहे लॉस में हो, मेरी पोजीशन ब्रेक इवन पे हो या अपना प्रॉफिट में हो, मैं एसएल काट के या एग्जिट करके बाहर आ जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। उनको वेट नहीं करना है, 2 मिनट के अंदर मिला तो मिला, नहीं तो आउट। दूसरा होता है प्राइस बेस, तो मैं प्राइस बेस के बारे में आज बात करेंगे, स्कैल्पिंग के बारे में। अब आपको पूछा 3 पिप की स्कैल्पिंग कौन करने बैठा है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं बड़ा नजरिया दे देता हूं। मैं आपको 7 पिप का टारगेट देता हूँ, 7 पिप चल जाएगा, 10 पिप भी इसमें काम करेगा, लेकिन हम 7 से 8 पिप का टारगेट लेके चलते हैं। 7 से 8 पिप आप करो, 10-15 करेंसी पेयर के अंदर काम करो। आपको ये ऐसा नहीं, यूरो जेपीवाई पे इसलिए बताया क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल है, जीबीपी जेपीवाई भी ज्यादा वॉलेटाइल है, जीबीपी यूएसडी भी ज्यादा वॉलेटाइल है, उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। जो करेंसी पेयर ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा मूवमेंट देते हैं, उस पर काम करेगा, और आपको 7-8 पिप आराम से मिलेंगे। तो डेली के दिन अगर आप, मैं कहता हूँ 3-4 ट्रेड भी मान लिया आपके, तो 30-35-40 पिप आपके कहीं नहीं गए, जो कि कम नहीं होते दोस्त। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है? एक आपको इंडिकेटर लगाना है 2 EMA। ये सिंपल 2 EMA क्लाउड करके इंडिकेटर है, ये आपको प्लॉट करना है। ये सिंपल 2 मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन बता रहा है ये। इसकी सेटिंग में जाएंगे हम लोग। स्लो मूविंग एवरेज डालना है आपको 1000 पीरियड का, फास्ट मूविंग एवरेज डालना है आपको 500 पीरियड का। फास्ट मूविंग एवरेज डालना है आपको 500 पीरियड का, स्लो डालना है 1000 पीरियड का, और कोई चेंजेस नहीं करने, ओके कर देना। दो तरीके से इसमें ट्रेडिंग करनी है। पहली कंडीशन समझना, जब भी आपका बाय ट्रेड आ जाएगा, जब भी आपका बाय ट्रेड यहाँ पे दिखाएगा, तो इस कैंडल से पहले जिस कैंडल पे इसने बाय ट्रेड दिखाया, मान के चलो यहाँ पे ऐसे हाई लगा हुआ था, यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग हुई पड़ी थी, यहाँ पे बाय दिया, और यहाँ पे इससे पहले यहाँ तक हाई लगा के आया है कैंडल, कोई कैंडल बनी हुई है, तो मैं इस कैंडल के ऊपर बाय नहीं करूंगा, मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करूंगा। जब नया मोमेंटम कब क्रिएट होता है? जब प्रीवियस हाईज टूटते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक है। जब नया मोमेंटम कब बनेगा? जब इसका हाई टूटेगा, यहां से 7 से 8 पिप मिलेंगे, मैं लेके बाहर आ जाऊंगा। अब जैसे अभी देखो, इस कैंडल के ऊपर आपका बाय बना है, इससे पहले कोई भी एरिया में देखो कोई भी कैंडल नहीं है जिसने हाई लगाया हो, तो इसी कैंडल को हम हाई मानेंगे। इस कैंडल का हाई है आपका 143.57, तो 143.58 पे मैं बाय कर लूंगा, 1 पिप ऊपर। हाई लगाया है इसने 143.98। अब ये मत देखो यहाँ से 40 पिप दे दिया, यहाँ से दुख, ये भी आपको दुख इस बात का कि मैंने 10 पिप में प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से 40 पिप मिल गए। सर आप बाजार का टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते, आपको अगर 7-8 पिप लेने वो लेके निकल जाओ ना, दिमाग क्यों लगाना एक्स्ट्रा? ठीक है, 7-8 पिप मिल गए, काम खत्म। अब दूसरी कंडीशन, जब ये कैंडल्स इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद जब कोई भी कैंडल ये जो लोअर मूविंग एवरेज है इसके ऊपर बंद हो जाती है, जैसे ये कैंडल देखो इसके ऊपर बंद हो गई, नीचे जाके ये उसके ऊपर बंद हो गई, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। मैं फिर मार्क कर देता हूं, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं मार्क करूंगा। इस कैंडल का हाई है आपका 143.47, तो 143.48 पे मैं बाय करूंगा। हाई देखो कितना लगाया,
143.64 लगाया, मेरे 7 पिप 8 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म, मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है इसके। फिर नीचे आए यहाँ पर, अब आप चाहते तो यहाँ भी बाई कर सकते थे, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट नहीं मिला, नीचे आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी दोनों मूविंग एवरेज आपकी ग्रीन है, जब तक ये ग्रीन है आपको डरने की जरूरत नहीं। ये देखो, यहाँ से ऊपर आया, अभी भी प्रॉफिट नहीं मिला आपको, नहीं मिला प्रॉफिट, अभी बाजार मूवमेंट नहीं दे रहा, फिर नीचे आ रहा। अब जब ये बार बार नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी जाके खराब हो जाएगी कि भाई ये तो बार बार नीचे आ रहा है, ये तो लो काटेगा, ये नहीं मानेगा। लेकिन जैसे आपने यहाँ काटा, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करो। ये देखो, सीधी मूवमेंट, फिर देखो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखो ये हाई बनाया इस कैंडल ने, इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे मैंने बाई किया, सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट मिल गए 7 से 8 पे, कितनी बार भी कर लो आप। ये देखो मिल गए, सीधी मूवमेंट। अब देखना यहाँ पे फायदा क्या हुआ, जब यहाँ पे इस बार ये नीचे गया तो इसने वापस ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया, इसलिए मैंने इस मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करवाया था कि आपको, क्योंकि अब ये नीचे आ गया तो ये रिवर्सल मार सकता है नीचे। रिवर्सल का मतलब क्या है, अब ये सेलिंग आपको दिखा सकता है। देखो अब समझना, इस कैंडल के नीचे सेल दिया है, तो क्या मैं यहाँ सेल करूंगा? नहीं, मैं सेल कहाँ करूंगा? इस कैंडल के लो के नीचे। आपने कहा सर आपने तो मरवा दिया, मैं शॉर्ट कर रहा था 143.55 पे, अब मेरे को शॉर्ट करना पड़ रहा है इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के लो है 143.38, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 17 एक पिप का डिफरेंस है, लेकिन आपको ये भी मंजूर नहीं है। इसको बोलते हैं लालच, कि जब तक कंफर्मेशन नहीं हो तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसे टेक्निकल बोलता है। लेकिन आप कहते हो मैं 17 पिप नीचे क्यों सेल करूं, मैं तो यही सेल करूंगा। सर कर लो, प्रॉफिट आ जाता है इसमें भी, लेकिन कंफर्मेशन होगा, ज्यादा बेटर है। देखो नीचे आ गया बाजार, कितना लो मारा? 143.06, प्रॉफिट बुक। और भी नीचे जाता जा रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे प्राइजेस ऊपर चले गए, तो इस कैंडल को, ये देखो ये कैंडल जब इस ऊपर वाली मूविंग एवरेज के अंदर वापस आके बंद हुआ, तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट मारूंगा, 143.19 का मेरा लो है, इसके नीचे शॉर्ट मारूंगा, सीधी मूवमेंट। देख रहे हो मूवमेंट? बताओ प्रॉफिट कैसे नहीं हो रहा आपको? फिर ये ऊपर चला गया, जाने दो, हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी नहीं है। अब यहाँ समझना, यहाँ बाय दिया, क्या इस कैंडल के ऊपर मैं बाय करूंगा? नहीं बाय करूंगा, मैं इस हाई के ऊपर बाय करूंगा, और उसका फायदा देखो क्या हुआ। सॉरी, यहाँ पे राइट, यहाँ पे मैं बाय करूंगा, इसका फायदा क्या हुआ, हाई नहीं कटा, प्राइजेस देख लो वापस नीचे आ गए। इसलिए मैं मना करता हूं कि कंफर्मेशन का वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करो, प्राइजेस आगे नीचे वापस। आप लोग जल्दबाजी करते हो, वहीं मरते हो आप लोग। ये देखो यहाँ पे प्राइजेस नीचे आ गए, शॉर्ट किया, 7 पिप मिल गए आपको। ये देखो, ये देखो मिल गए 7 पिप, फिर दोबारा शॉर्ट किया यहाँ पर, 7 पिप मिल गए, दोबारा शॉर्ट किया, 7 पिप 8 पिप मिल गए, आराम से, ज्यादा ही मिल रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको स्कैल्पर के तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ देखना, यहाँ पे कैंडल पे बाई किया, इस पे हमने बाई कर लिया, अब ये देखो 1 पिप हमारे फेवर में गया, बस ये समझना। 1 पिप फेवर में आने के बाद यहाँ से 20 पिप हमारे अगेंस्ट में आया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा बाय हो गया था 143.21, हाई लगाया 21.8, मतलब मान के चलो मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया सौदा। उसके बाद देखो, हाई लगा दिया, डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। मोमेंटम कटा है तो ये प्रॉफिट दे के जाएगा। ये देखो, ये नीचे आ गए प्राइजेस, यहाँ मूविंग एवरेज क्रॉस हुई, यहाँ बाई किया, यहाँ से 7 पिप मिल गए, नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, अब तो मिल गए, यहाँ पे मिल गए, फिर यहाँ बाय कर लिया, फिर यहाँ देखो ये भग गया ऊपर, सीधी मैजिक। ये देखो कितना बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 1 मिनट के चार्ट में, इससे बेटर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों कोई नहीं हो सकती। अभी यहाँ पे बाय किया, बाय करते ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये देखो यहाँ मिल गया 7 पिप हमें। इतने क्विक क्विक प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कितना जबरदस्त मूवमेंट दिया है। पोजिशनल ट्रेड भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो इसमें, ये तो सिर्फ मैंने स्कैल्पिंग का तरीका बताया, पोजिशनल ट्रेड भी आप चाहो तो ले सकते हो। ये देखो फायदा, यहाँ पे शॉर्ट दिया, मैं शॉर्ट यहाँ नहीं करूंगा, मैं इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करूंगा, लेकिन इस कैंडल का लो कटा ही नहीं,
तो उससे फायदा क्या हुआ मेरे को, यहाँ से रिवर्सल मार गया, देखो ऊपर, ये ऊपर रिवर्सल मार गया, देखो बाय दे गया। ये फायदा होता है, ये फायदा होता है कंफर्मेशन का, सीधी मूवमेंट। यहाँ पे शॉर्ट मारा, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा इस कैंडल के लो के नीचे, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे शॉर्ट मारा मैंने, 7 पिप मिल गए। फिर दोबारा शॉर्ट मारा यहाँ पे मैंने, 7 पिप मिल गए। ये आपका अभी करंट ट्रेड चल रहा है। तो दिस इज दी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी इन यूरो जेपीवाई। इसको आप जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई सब में ट्रेड कर सकते हो, बहुत जबरदस्त ट्रेड देगा आपको। ये तो सिर्फ मैंने 7 पे 8 पे बताए, ज्यादा भी आप ले सकते हो, मल्टीपल ट्रेड्स भी आप कर सकते हो। देखो एक बिगिनर लेवल पे मैं एकदम बेसिक स्टेप बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा होते ही तुम दूध भी पी लो, एकदम मांस भी खाने लग जाओ, रोटी भी खाने लग जाओ, ठीक है ना, चाय बिस्किट भी खाने लग जाओ, मतलब कहने मतलब एक साथ चीज नहीं, आराम आराम से धीरे 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 करके। पहले दिन थोड़ी ना मैं आपको बोल दूंगा कि गाड़ी डालो 5वें गियर पे और स्पीड एक्सीलेटर डाल दो फुल स्पीड पे और 120 पे कुदा दो गाड़ी, नहीं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस को समझो। बाकी आप समझदार हो, बहुत शाणे हो सभी लोग, तो अपने हिसाब से कर लोगे काम आप लोग, ठीक है ना। तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, दिमाग आप लोगों के पास बहुत तेज है, अब आराम से अब आप आगे अपना आप काम बना लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हैप्पी होली। आराम से आप सेफ होली पे रहें सब लोग, और फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलें नए हर्षोल्लास के साथ। थैंक यू सो मच।